जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो हम स्प्रिंग के ऊपर बात कर रहे थे, स्प्रिंग कांस्टेंट की कुछ बातें बताई थी आपको, और आइए उसके जो कॉम्बिनेशन है उस पर आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए जरा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। अगर मैं आपसे कहूं ये k है, ये भी k है, ये है 2k और ये है 2k और ये है k और ये है ये है k/2 और ये भी है k/2, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा जरा बताइए। ये मास है एक, है ना, कोई भी, तो व्हाट इज, ये ऐसे ही है, सिंपल एक अटैचमेंट है बस, ये है ना, ये k/2 की स्प्रिंग, k/2 की स्प्रिंग, 2k k। बताइए मुझे व्हाट इज द इक्विवेलेंट k, व्हाट इज द k इक्विवेलेंट। मैं आपको बता चुका हूँ, सीरीज वीरीज सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद ट्राई करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा जल्दी से। चलिए भाई आ जाए जल्दी से, देखिए ये दोनों पैरेलल में है, k और k कितना हो गया 2k। ध्यान से देखिए, ये 2k सीरीज में है, 2k सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओगे तो k आ जाएगा, कितना आ जाएगा k। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, रेजिस्टेंस में करते थे क्लास 10th में, याद करो। एक जैसे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में आ जाए तो बस रेजिस्टेंस का उल्टा होना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का उल्टा होना है जस्ट। ठीक है, तो पैरेलल में थे तो वहां हाफ हो जाता था रेजिस्टेंस का, याद, यहाँ डबल हो जाएगा। सीरीज में तो फॉर्मूला लगा देख लो आप, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक है, k1 + k2 हो जाता है, तो 2k हो गया। इसमें क्या हो जाता है 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 + 1/k2, उससे करोगे तो k आ जाएगा इन दोनों का। और एक k/2 पैरेलल में है तो ये k आ जाएगा। बहुत ध्यान से बात समझ रहे हो। और ये k और है ना, ठीक है, ध्यान से देखो बचा क्या, ये बनी 2k की स्प्रिंग, ये मास हो गया, ये बन गई एक k की स्प्रिंग और ये बन गई एक k की स्प्रिंग, ऐसे करके बन गया क्वेश्चन छोटा हो गया। k और k सीरीज में है तो k/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा k/2। तो क्वेश्चन ये बन गया कि ये 2k हो गया, ये मास हो गया और ये k/2 हो गया, ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो आंसर आ जाएगा 2k + k/2। पैरेलल वाले क्या हो जाते हैं ऐड, तो 2.5k। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। तो दिस इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं। तो अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़ी और डीप बातें अगर हम करना चाहेंगे तो करेंगे। देखिए और क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए कि क्वेश्चन दिया गया, ऐसे क्वेश्चन ले लीजिए कि ये दिया गया, ये दिया गया, ये एक दिया गया, ठीक है, ये एक दिया गया, ये एक दिया गया, ये दिया गया, ये ऐसे दिया गया, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। बताइए साहब, ठीक है, ये ब्लॉक है एक मास का, बाकी सब ये मासलेस अटैचमेंट्स है, सिर्फ ओनली अटैचमेंट्स। क्लियर है। और मैं आपको दे देता हूँ कि ये सपोज दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है k/2, ये दिया हुआ है k/2, ये दिया हुआ है k/2, और ये k/2 हो गया। तो ये दिया हुआ है सपोज कीजिए k, ये दिया हुआ है k/2, ये दिया हुआ है k/2 और ये दिया हुआ है k। बताइए इसका व्हाट इज द k इक्विवेलेंट। क्लियर है। चलिए भाई वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, उसके बाद इधर आ जाइए। अब ध्यान से देखिए भाई, k और k क्या हो गया k/2, सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओगे k और k क्या हो जाएगा k/2। अब ये k/2 ये पूरा हो गया, और k/2 पैरेलल में तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा k, यानी कि समझ लीजिए ये पूरा बन गया k। ठीक है, ये खत्म हुआ। अब ये k है और ये भी k है, एक और सीरीज में k आ गया, बहुत अच्छी बात है। k/2 क्या हो गया, ये फिर से k हो गया। ठीक है, तो देखते जाइए, फिर ये मास m आया, बहुत ध्यान से देखिए, ये k लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये k/2 क्या बन गया, k बन गया, कोई दिक्कत, बहुत कोई समस्या वाली बात, पैरेलल में था। ठीक है, अब ये देखो 2k क्या बन गए, वो सॉरी k क्या बन गया 2k, पैरेलल में है, क्योंकि ये क्या बन गया पूरा का पूरा 2k बन गया पैरेलल में होने की वजह से। और ये क्या है k सीरीज में है तो इट इज k/3। फॉर्मूला लगा के देखो, k और k जब सीरीज में होगा तो सीरीज फॉर्मूला लगाओगे, आपको मिलेगा कि k/3 हो जाएगा। ये 2k और ये k/3, तो आंसर आ जाएगा, ये पैरेलल में है तो 2k + k/3, सो आंसर इज 1 है ना, तो आंसर इज 2.33k। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे क्या ये पक्की बात है, क्या पक्का मान लूं, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए साहब, तो इस तरह से आपके इक्विवेलेंट भी चीजों का निकाल सकते हैं और आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर है ये चीज। तो आप क्या समझे आज, बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं सिंपल अगर क्वेश्चन पूछना चाहूँ आपसे, इसमें बहुत ध्यान से देखो, k और k एक जैसे अगर सीरीज में लगे हो तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जस्ट शॉर्ट ट्रिक अगर देखना चाहो, k 3 लगा दूं, k सीरीज में तो क्या हो जाएगा k/3, 4 लगा दूं तो k/4। पैरेलल में क्या हो जाता है, सीधे ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में क्या कर देते हैं, सीधे ऐड। क्लियर है, बस ये चीज आप याद रखो, तो जल्दी से आप क्वेश्चन थोड़े थोड़े कर पाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अरे क्या ये बात पक्की है, याद रखना है, सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में फोर्स तीनों सब में सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में कंप्रेशन या एक्सटेंशन सेम होता है। याद आ रहा है, एक्स सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होगा, एक्स सेम होगा, सीरीज में क्या सेम होगा, एफ सेम होगा, एफ मतलब बोले तो फोर्स सेम होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या। अरे पक्की बात है। इस पे और भी क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पूछे नहीं जाएंगे आपसे, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं उसको इस वक्त। ठीक है, तो आइए जरा स्प्रिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। स्प्रिंग के सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं। तो आइए सपोज करिए, मैंने आपसे कहा पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सपोज करिए कि ये स्प्रिंग लटक रही थी, ये क्या कर रही थी, स्प्रिंग लटक रही थी। ठीक है, अब मैंने इस पर एक मास लटका दिया, तो आपको पता है ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये क्या थी, नेचुरल लेंथ है ना।
और मैंने t बराबर 0 इसको एक हुक लगा था, हुक पे मैं ये मास जो है हैंग कर रहा हूँ, t इक्वल टू 0 पे लटका दिया मैंने ये मास। थोड़ी देर बाद क्या होगा, पहले तो ये थोड़ी देर ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेशन करने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं ये आकर के रुक जाएगा। तो बताइए स्प्रिंग की जो लेंथ है ये कितनी बढ़ चुकी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे रुक चुका है, रेस्ट में आ चुका है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में आ चुका है। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में आ चुका है, यानी कि अब ये ऑसिलेशन नहीं कर रहा। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। मास कितना दिया हुआ है, m, क्लियर है। जैसा कि मैंने कहा आपको एफबीडी तो बनाना ही बनाना है, बनाना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए। तो ये m है तो इसमें कितना नीचे लग रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, क्लियर है। अच्छा भाई मान लीजिए x खिंची हुई है, कितनी खिंची हुई है, x, इसका कोएफिशिएंट दिया हुआ है k, इसका कोएफिशिएंट क्या ले लीजिए, k ले लीजिए। तो स्प्रिंग, इसने स्प्रिंग को खींचा है तो स्प्रिंग भी से खींचेगी, मैंने बताया था ना, जो भी चीज स्प्रिंग को पुल करेगी स्प्रिंग उसे पुल करेगी, जो भी चीज स्प्रिंग को पुश करेगी वो उसे भी पुश करेगी। तो ये पुल कर रहा है, खींच रहा है, एक्शन, ये नीचे खींच रहा है तो ये ऊपर खींचेगी, एक्शन का रिएक्शन। सो फोर्स होता है स्प्रिंग का kx, बता चुका हूं ना फोर्स कितना होता है kx। तो अब आप कहेंगे क्योंकि ये बैलेंस है भाई, कहीं तो जा नहीं रहा, रेस्ट में है, यानी कौन सा किसका क्वेश्चन है, स्टैटिक का है या डायनेमिक का, किसका, स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक में क्या करना है, इक्विलिब्रियम है, तो x वाले फोर्स को बैलेंस कर दो भाई, पूरा याद है ना, मैंने क्या स्टेप बताए थे फर्स्ट लेक्चर में ही, स्टेप पूरे याद रखना। तो kx बराबर mg होना चाहिए, तभी तो ये रुकेगा अपनी जगह पे भाई, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तभी तो रुका हुआ है। तो x की वैल्यू आ गई mg/k। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, क्या ये बात पक्की समझ लूं, बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, इस चैप्टर की बात नहीं, अगले चैप्टर की बात है, लेकिन बहुत काम आएगी, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं इसको लटका दूंगा तो ये थोड़ी देर ऑसिलेशन करेगा, क्या करेगा, ऑसिलेशन, फिर लास्ट में यहाँ आएगा और इसका आंसर मैंने निकाल दिया। लेकिन ध्यान सुनो, अगर वो कहता कि स्प्रिंग मैक्सिमम कितना खींचेगी, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्या कहता है अगर वो स्प्रिंग मैक्सिमम कितना खींचेगी, मैक्सिमम आंसर ये नहीं होगा। देखो जब ऑसिलेशन करेगी तो यहां तक तो आएगी, थोड़ा नीचे भी जाएगी, पहले ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी ना, फिर बीच में कहीं आगे सेट हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितना जाता है, अगर कोई एक्स मैक्स पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, एक्स मैक्स, ये थोड़ा अगले चैप्टर की बात है, यहां सिर्फ बता रहा हूं आपको शॉर्ट ट्रिक, अगले चैप्टर में इसको प्रूफ करेंगे आखिर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जितना भी आंसर आएगा इसका डबल कर दीजिए, बस क्या कर दीजिए, डबल, 2mg/k आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 2mg/k। मतलब स्प्रिंग पहले कहां तक जाएगी, 2mg/k तक, फिर ऐसे ऐसे धीरे 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 करके यहां पर रुक जाएगी, कहां पर रुक जाएगी, mg/k पे। बोलो बात समझ में आ गई। आइए एक आधा क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। चलिए भाई स्प्रिंग में ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए साहब और देखिए, सपोज करिए कि उसने ऐसे कह दिया कि ये इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल, कितने एंगल का, थीटा एंगल का, और ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक इससे बांधा था, तो स्प्रिंग कुछ खिंच जाएगी, बताओ कितनी खिंच गई, बताओ कितनी खिंच गई। तो मान लीजिए सब x खिंच गई, सपोज कितना खिंच गई, x। तो अब इसका एफबीडी बनाओगे, इधर बनेगा नॉर्मल, सब लोग जानते हैं भाई, इधर बनेगा mg cos थीटा, इधर बनेगा mg sin थीटा, नहीं आ रहा समझ, ऊपर बनेगा kx, कितना बनेगा भाई, kx, k क्या था इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट। y वालों को बैलेंस कर दो तो नॉर्मल आ जाएगा, और x वालों को बैलेंस कर दो क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं इसको, तो x में क्या कर दो, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, ऐसे करके। तो kx है ऊपर और नीचे कितना है, mg sin थीटा, दोनों बराबर होनी चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए। तो x की वैल्यू आएगी mg sin थीटा डिवाइडेड बाय k। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई, अरे क्या ये बात पक्की समझ लूं, बहुत बढ़िया आंसर आ गया साहब। चलिए साहब स्प्रिंग में एक और क्वेश्चन हुआ है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखिएगा था क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए ये थी साहब स्प्रिंग, और यहाँ पे साहब क्या है, रस्सी है, और रस्सी से जो ब्लॉक लटका हुआ है और स्प्रिंग खिंची हुई होगी डेफिनेटली, ये 5 किलो का ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो दिया है इसका 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये पुली है, पूछ रहा है बताइए एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आएगा वो कितना आएगा, बहुत ध्यान से। स्प्रिंग क्या हुई है इस वक्त, रुक चुकी है, मतलब अब बैलेंस हो चुका हुआ है, ये रुका हुआ है, किस पे है, रेस्ट में है भाई। अगर 5 किलो बांधोगे तो पहले थोड़ी देर क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगी स्प्रिंग, ऐसे ऊपर नीचे करेगी, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या पक्की बात है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, x पूछ रहा है कि x कितना होगा। तो देखो मैंने एफबीडी बनाया, बहुत ध्यान से देखो, पहले इसका देखो, अगर ये रेस्ट में तो अगर इस पे नीचे 50 ऊपर टेंशन लगेगा, ऊपर क्या टेंशन, अगर रेस्ट में तो टेंशन भी कितना होना चाहिए, 50, क्योंकि 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा तभी रुकेगा, यानी टेंशन 50 है, यानी यहाँ 50 50 50 50 50 50, तो पूरा 50 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि एक ही रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कोई बीच में आ नहीं था, तो यहाँ तक 50, यानी स्प्रिंग में भी कितना फोर्स है, 50। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई, स्प्रिंग को कितने से खींचा जा रहा है, 50 से, तो स्प्रिंग में कितना खींचेगी, 50, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इसमें टेंशन 50, तो यहाँ से यहाँ तक 50 ही है, यानी कि, और स्प्रिंग में जो फोर्स होता है वो 50 है, इसका मतलब बोलो तुम जितने से खींचोगे उतने तो स्प्रिंग लगाएगी, और स्प्रिंग फोर्स को क्या कहते हैं हम, kx, तो kx दिया हुआ है 50। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय k, यानी 50 डिवाइडेड बाय 100, आधा मीटर 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर जो है ये खींच जाएगी। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्या ये बात पक्की है, अरे क्लियर है ये चीज, समझ गए ना इस बात को, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे करके छोटे मोटे अभी फिलहाल यही आएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, चलिए बहुत ध्यान से बताइएगा।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, स्प्रिंग आप जानते हो, स्प्रिंग बैलेंस यूज किया है आप लोगों ने, शायद आपके घर पे होगा, जो सिलेंडर जो तोलने के लिए यूज करते थे, आपको पता है? ऐसे एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें एक हुक होता है, हुक में किसी भी चीज को फंसा के उठा दो तो उसका वजन वो मेजर कर लेती है। होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे करके कुछ कुछ होता है इसमें, यहाँ ऐसे होता है, नीचे एक हुक लगा होता है। जैसे सिलेंडर है सपोज, आपका जो घर पे आता है सिलेंडर, गैस का सिलेंडर, ठीक है, गैस का सिलेंडर है सपोज ये, तो इसको उठा करके इसमें वजन आ जाता है। इसमें यहाँ एक लाइन बनी होती है, यहाँ लिखा होता है 0 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40, 50 ऐसे करके लिखा होता है। और यहाँ पे एक लाल कलर का टाइप का एक निशान होता है। तो जैसे ही किसी चीज को लटकाओगे तो लाल कलर का निशान नीचे जाएगा, सीधी सी बात है, खींचेगा, ये स्प्रिंग होती है इसके अंदर, तो वो लाल कलर का निशान नीचे जाएगा। जहां पे अगर रुक जाए 30 पे रुक गया तो ये 30 किलो का, इसका मतलब कितने किलो का, 30 किलो का। इस तरीके से होता है। तो जो ये वेट मेजर करता है, ये जो वेट मेजर करता है, इसे कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। दिस इज नोन एज स्प्रिंग बैलेंस। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। ये जो वेट मेजर करता है, ये इसी के हिसाब से करता है। जितना इस स्प्रिंग में टेंशन आ जाएगा उतना ही वेट मेजर करता है। जैसे टेंशन आया 300 न्यूटन, कितना टेंशन आया? 300 न्यूटन, तो ये कहेगा कि वेट जो है वो 300 न्यूटन है। कितना है? 300 न्यूटन। मतलब वेट का मतलब क्या है? mg, mg है 300, g का मतलब होता है 10, तो 10 इंटू m बराबर 300, तो m बराबर 30 kg, m बराबर 30 kg। ऐसे करके वेट को मेजर करता है। याद रखें इस बात को, पक्की बात है। चलिए साहब, तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा, डायरेक्ट बताना है आपको, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये एक स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्प्रिंग बैलेंस इज कि मैं लटका हुआ है, इसमें हुक है, और ये जो ब्लॉक इससे लटका रहा हूं मैं, ये है 20 किलो का, 20 किलो का, ठीक है, ठीक है। फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। बताइए स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो क्या होगी? तो आप कहेंगे बहुत आसान है, 20 किलो ही होगी, 20 किलो और 200 न्यूटन, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि इतना टेंशन होगा यही रीडिंग होगी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है साहब। अब सपोज करो कि ये लिफ्ट में था सब कुछ, किसमें था? अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, दूसरा क्वेश्चन, ये लिफ्ट में है सब कुछ, लिफ्ट में है तो ऊपर जा रही है लिफ्ट, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फिर से यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? सेम क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, अब इसका एफबीडी बनाओगे, नीचे क्या है? 200, ऊपर क्या है? स्प्रिंग फोर्स। मैं इसको स्प्रिंग फोर्स एफएस लिख देता हूं, कोई दिक्कत? आप जानते हैं केएक्स कहते हैं उसको, केएक्स लिखते हैं, लेकिन मैं अभी एफएस लिख रहा हूं क्योंकि इसमें एक्स नहीं पूछ रहा ना मुझसे, इसमें कुछ और पूछ रहा है, तो एफएस लिख दिया है, ये वही केएक्स, डोंट वरी। इसका एक्सेलेरेशन कितना है? ऊपर की तरफ 2। क्वेश्चन में क्या करते थे? एफबीडी बनाते थे, फिर कंपोनेंट करते थे। कंपोनेंट तो करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही एक्स और वाई में है सब कुछ, ठीक है। फिर क्या करते थे? फिर देखते हैं किसका क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का नहीं है, तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर होता है तो क्या करते हैं? वाई डायरेक्शन में एफ बराबर एम ए लगा दो, क्या बराबर? एफ बराबर एम ए, कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो फोर्स कौन सा बड़ा होगा? एफ एस बड़ा होगा, 200 छोटा होगा, तो नेट फोर्स आ गया एफ एस अपॉन एफ एस माइनस 200, एफ एस माइनस 200, एफ बराबर एम ए। मास कितना है इसका? 20, और जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो एफ स्प्रिंग फोर्स जो है दैट इज 200 प्लस 40, दैट इज 200 प्लस 40, 240। बोलो समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब वजन बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वजन बढ़ जाएगा। एक्चुअली वजन इसको लग रहा है कि बढ़ गया, वजन है तो उतना ही, इस एक्सेलरेशन की वजह से, समझ रहे हो ना? देखो अगर इसे ऊपर ले जाना है, ब्लॉक को ऊपर ले जाना है तो स्प्रिंग के फोर्स को बढ़ना ही पड़ेगा। स्प्रिंग का फोर्स जैसे ही बढ़ेगा, भाई ब्लॉक को अगर एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होना ही चाहिए वेट से, तो ऊपर वाला फोर्स जैसे ही बढ़ेगा उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो अपने फोर्स को ही तो मेजर करता है, कितना इस पे फोर्स लगा वही तो मेजरमेंट है इसका, ठीक है। तो ऊपर जाने पे क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। सपोज करो यही क्वेश्चन में आपसे नीचे आने के लिए पूछ लेता, नीचे आने के लिए, बोलो बात समझ आएगी नहीं? नीचे आता तो एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं आप? नीचे की तरफ 2 लिखते, तो आप क्या लिखते हैं? 200 माइनस एफ एस, उल्टा लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं? 200 माइनस एफ एस। इस बार ये बड़ा हो जाता, 200 माइनस एफ एस 20 इंटू 2, तो आ जाता 200 माइनस 40, दैट इज 160। तो क्या हो गया भाई? इसका वेट क्या हो जाएगा? कम, यानी एपरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट तो वही है 200 न्यूटन, 160 न्यूटन, सॉरी वो मैंने केजी लिख दिया था, सॉरी पिछली बार, तो उसको न्यूटन कर लीजिएगा। क्लियर है ये चीज? बोलो बात समझ में आ रही? तो एक्चुअल वेट तो हमेशा वही है, लेकिन एपेरेंट वेट इसको जो लग रहा है वो बदल जाता है एक्सेलरेशन की वजह से। क्लियर है ये चीज? तो इसको हम जनरली भी लिख सकते हैं। जनरली कैसे कहेंगे इस चीज को? बहुत ध्यान से देखिएगा। जनरली कैसे कहेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है, बहुत ध्यान से देखें, ये है स्प्रिंग बैलेंस लटका हुआ है, यहाँ पे उससे कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, इसका मास m है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस, और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है अगर, तो जो वेट है वो mg ही आएगा। कितना आएगा? यानी जो रीडिंग है वो कितनी आएगी? mg आएगी भाई, कितनी आएगी? mg ही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a हो जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें m मास है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ऊपर की तरफ a, तो जो रीडिंग है वो कितनी आएगी? मैं आपको जो भी कराया भाई उसी से बता रहा हूं, mg प्लस ma, कितना आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी, कितनी? mg प्लस ma। और अगर ये नीचे आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो रीडिंग जो आएगी वो आ जाएगी इसमें mg माइनस ma, mg माइनस ma। प्रूफ कर सकते हैं, जैसे किसी को प्रूफ कर लेते हैं, चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो ऊपर कितना फोर्स है? fs, स्प्रिंग का टेंशन है ऊपर, तो नीचे कौन है? mg, एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर a, बहुत बढ़िया। तो f बराबर ma लगा रहा हूँ वाई डायरेक्शन में, f बराबर ma कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन का फोर्स कौन बड़ा है? fs बड़ा है और ये छोटा है, तो ये आएगा fs माइनस mg इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू ma। तो fs कितना आ जाएगा यहाँ से? mg प्लस
ma। दूसरा वाला प्रूफ करना होगा एक्सेशन नीचे होगा, एक्सेशन किधर हो नीचे, ये वाला प्रूफ करना होगा तुमको। तो कुछ नहीं, यहां बस क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी उल्टा ही आ जाएगा, mg माइनस ma आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या ये बात पक्की मान लूं? क्लियर है? तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा अभी ये स्प्रिंग वाली जो बात चल रही है इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी यहीं से एक चीज और देखो। आपने वेइंग मशीन देखी है? वेइंग मशीन जो होती है, वेइंग मशीन, बिल्कुल उसका भी सेम फंडा है। जैसे स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग में कितना टेंशन आ गया, स्प्रिंग का फोर्स कितना हो गया, उसके हिसाब से वेट मेजर करती है। क्लियर है? मतलब स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, स्प्रिंग में जितना फोर्स लगा रहा है, जितना वो फोर्स लगा रही है उतना ही वेट है, ये बताती है वो। ऐसी जो वेइंग मशीन होती है वो नॉर्मल बताती है, नॉर्मल कितना लगाया, नॉर्मल तो पढ़ा चुका हूं पूरा अच्छे से मैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे वेइंग मशीन पे आप अपना हाथ रख दो, आपका हाथ भले ही 2.5 किलो का हो, सनी देओल की तरह, लेकिन आप चाहो तो 5 किलो भी दिखा सकते हो सिर्फ एक उंगली से। उंगली को दबा दो ऐसे उस पर, तो वो ज्यादा दिखा देती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ का वो एक्चुअल वेट नहीं दिखाती, वो बस नॉर्मल बताती है। आपने अगर नॉर्मल बढ़ा दिया तो वो ज्यादा दिखा देगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो सपोज करो एक इंसान है एम मास का, वो इस पे वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। किस पे खड़ा हुआ है? वेइंग मशीन पे। वेइंग मशीन पे रीडिंग कितनी आएगी? व्हाट विल बी द रीडिंग? रीडिंग सिंपली mg आएगी। कितनी आएगी? mg, वेट के बराबर। क्योंकि आप एफबीटी बनाओगे इसका तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। हाँ या ना? क्योंकि कहीं नहीं जा रहा है इसलिए नॉर्मल बराबर mg। और नॉर्मल ही रीडिंग होती है इस केस में। क्या होता है? नॉर्मल को ही रीड करता है वेइंग मशीन। अब सपोज करो अगर ये वेइंग मशीन ऊपर जा रही होती है ए एक्सेशन के साथ, इंसान खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन कहां जा रही है? ऊपर, तो आप क्या करोगे? आंसर आ जाएगा mg प्लस ma। बिल्कुल वही जो भी किया था, आप यही एफबीटी बनाओगे। साथ में आप क्या कर दोगे? बस साथ में आप इतना और बोल दोगे कि सब देखो mg ये है, नॉर्मल ये है, ऊपर जाना है इसको, तो n बढ़ाओगे mg छोटा हो गया, तो नेट फोर्स हो गया n माइनस mg। फोर्स कितना हो गया? n माइनस mg। और f बराबर ma लगाना है, बराबर ma कर दोगे तो n कितना आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा mg प्लस ma आ जाएगा। और नॉर्मल को क्या कहते हैं? रीडिंग। तो रीडिंग आ गई mg प्लस ma इस वाले केस में। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही अगर ये वेइंग मशीन नीचे जा रही होती, वेइंग मशीन कहां जा रही होती है? एक्सेलेरेशन नीचे होता, ये इंसान m मास का इस पे खड़ा हुआ है, नीचे जा रही होती, तो आप रीडिंग क्या लिखते? रीडिंग आ जाती mg माइनस ma। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो मैंने आपको 2 बैलेंस बता दिए आज, एक स्प्रिंग बैलेंस और एक वेइंग मशीन। स्प्रिंग बैलेंस टेंशन से, जितना टेंशन आया स्प्रिंग में, स्प्रिंग में जितना फोर्स आया उसको मेजर करता है। और ये किसको मेजर करती है? वेइंग मशीन इसको बैलेंस करती है। किसको? वेइंग मशीन नॉर्मल को मेजर करती है। क्लियर है चीज? अब मैं आपको बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपका दिमाग हिला सकता है, दिमाग हिल जाए तो भी कोई बात नहीं, जिसको ना समझ में आए उसको भी कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चे इसको जरूर समझें बहुत ध्यान से, ये दिमाग हिला सकता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। सपोज करिए एक इंसान है वेइंग मशीन पे, इसका मास है m, खड़ा हुआ है या बैठा हुआ, सपोज बैठ गया, ये बैठ गया, मेरी बात समझ रहे हो? क्या कर दिया इसने? बैठ गया। ये क्या है? सेटिंग कंडीशन में है, बैठ गया है बिल्कुल एकदम। बताइए इसका रीडिंग कितनी आएगी? तो रीडिंग आप कहेंगे mg आएगी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या करता है? इंसान एकदम से उठता है एक्सेलरेशन के साथ कुछ, और फिर एकदम से रुक जाएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, क्या कहने वाला हूं मैं, बहुत ध्यान से। तो जब ये इंसान उठना शुरू करता है तो ये एक्सेलरेशन है इसके पास कुछ, क्योंकि वेलोसिटी अभी 0 थी, फिर अब बढ़ने वाली है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो एक्सेलरेशन है इसका किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। बताइए अगर ये इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है, गोइंग अप, स्टार्ट्स गोइंग अप, एकदम से ऊपर जाना शुरू कर दे, उठना शुरू कर दे, मतलब बैठा था उठना शुरू कर दे, तो रीडिंग क्या होगी? रीडिंग mg से बड़ी होगी, mg से छोटी होगी? mg से बड़ी होगी, या रीडिंग जो है वो mg से छोटी होगी, या अभी भी इक्वल रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बोलो क्या होगा? A, B या C? बोलो जल्दी से फटाफट, 1 मिनट सोचने का वक्त है आपके पास। ठीक है भाई, आ जाइए वापस। ए आंसर जिसने दिया है वो सही है, बाकी जिसने दिया है वो गलत है। बहुत ध्यान सुन लीजिए, जब भी आप ऊपर जाओगे, अपने आप को किधर एक्सेलरेशन देना चाहते हो? ऊपर, तो आप क्या करोगे? तो आप वेइंग मशीन को पुश करोगे नीचे की तरफ, धक्का दोगे उसे, पुश करोगे तो वो आपको ज्यादा नॉर्मल प्रोवाइड करेगी ताकि आप ऊपर जा सको। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपका एफबीटी बनाओ किसी वक्त तो क्या बनेगा? आपका एफबीटी बनेगा नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अब आपको अगर ऊपर जाना है एक्सेलरेशन के लिए, भाई ये तो 2 फोर्स है और तो कोई आप पे लग नहीं रहा है, तो गारंटी की बात है, ये तो गारंटी की बात है कि और कोई फोर्स आपके पास लग नहीं रहा। अगर ये 2 फोर्स लग रहे हैं, आपको ऊपर जाना है एक्सेलरेशन के साथ, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होने का मतलब है नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए मतलब नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल ज्यादा होने के लिए आपको उसे जोर से दबाना पड़ेगा ताकि आपको जोर से नॉर्मल देगा, ज्यादा नॉर्मल देगा, तो आप जब दबाओगे उसको तो नॉर्मल बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? नॉर्मल बढ़ जाएगा मतलब रीडिंग बढ़ जाएगी, mg से ज्यादा आ जाएगी। बोलो समझ में आएगी नहीं? अच्छा भैया बहुत ध्यान सुनना, अभी इंसान ऊपर जा रहा था तो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, फिर से रुकना भी है, उछलना नहीं है इसको, ऐसे उछलना नहीं है इसे, बस उठने, बस बैठा हुआ था, खड़ा होना है इसको। तो पहले ऊपर जा रहा था, एक्सेलरेशन था, फिर से रुकना है, फिर से क्या करना है? रुकना है। बहुत ध्यान सुनना, आधा उठ चुका है लगभग, अब आधा और उठना है, लेकिन रुकना है। मतलब पहले क्या था? 0 थी स्पीड, बैठा था 0 थी स्पीड, फिर स्पीड बढ़ानी है और फिर से 0 होनी है। समझो बात को, क्योंकि फिर रुकना है ना, खड़े होकर रुकना है इसको। तो इस वाले पीरियड की बात तो मैंने ये कर ली, ये वाला आंसर आ गया। इस वाले पीरियड में जब ये 0 तक जा रहा होगा, उठ करके फिर ये ऐसे खड़ा हो रहा होगा, अब इसके पास क्या होगा? रिटार्डेशन होगा इसके पास। समझ रहे हो कि नहीं? पहले स्पीड बढ़ी 0 से, फिर 0 होने वाली दोबारा, तो इसमें क्या है? रिटार्डेशन है इसके पास। रिटार्डेशन मतलब इस बार mg बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल छोटा हो जाना चाहिए। हाँ या ना भाई? स्पीड की तरफ ऊपर की तरफ और स्पीड कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे होना चाहिए। हाँ या ना? अरे काइनेमेटिक्स पढ़ा है हम लोगों ने। स्पीड की तरह इस वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है इंसान, स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जरूर नीचे होगा। हाँ या ना? बताते हैं ना?
जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट हो तभी स्पीड कम होती है, याद आ रहा है? स्पीड हमेशा कब कम होती है? जब वेलोसिटी ऊपर हो एक्सेलरेशन नीचे हो, या वेलोसिटी नीचे हो एक्सेलरेशन ऊपर हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? तो अगले हाफ में क्या होने वाला है वो ध्यान से सुनो। अगले हाफ में क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब एमजी बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल छोटा होना चाहिए, यानी नॉर्मल छोटा है एमजी से, यानी नॉर्मल मतलब रीडिंग छोटी है एमजी से। तो बी पार्ट में ये होगा, इंसान बैठा हुआ है, रीडिंग बराबर होगी, इंसान ने उठना शुरू किया तो रीडिंग एमजी से बड़ी हो गई, और फिर इंसान जब रुकना शुरू किया जब खड़े होते होते मतलब रुकेगा ना वो, तो रीडिंग एमजी से क्या हो जाएगी? छोटी। तीनों मजे मिल जाएंगे इसको। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? आप ऐसा करके देख सकते हो, किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे आप खड़े होकर देख लेना, लेकिन देख लेना आसपास वो होना, वरना डंडे से मारेगा आपको। चलो तब मेरे तराजू से बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो इसको करके देख सकते हो आप चाहो तो, बहुत अच्छी बात है। इवन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए आप मुझे बता दीजिए, अगर आप मजा आ जाएगा इसमें भी आपको। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर दे पाओगे। बहुत ध्यान सुनिएगा। ये एक वेइंग मशीन है, इस पे एक लड़का खड़ा हुआ है, इस पे क्या खड़ा हुआ है? एक लड़का खड़ा हुआ है। इस लड़के के हाथ में कुछ रखा हुआ है, इस लड़के के हाथ में कुछ था, इस लड़के ने उस चीज को ऊपर उठाना शुरू किया, एक्सेलरेशन के साथ उठाना शुरू किया, एक्सेलरेशन के साथ। बताओ रीडिंग का क्या होगा? रीडिंग वही रहेगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही आंसर, बढ़ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भले ही, बहुत ध्यान से सुनना, भले ही लड़के के पैर इस पे वेइंग मशीन पे, और इसको इसे ऊपर उठाना है, बहुत ध्यान सुनना, ऊपर उठाना है यार। अगर इसे ऊपर उठाना है तो इसे दम लगाना पड़ा होगा, समझना ध्यान से। वो तो फिर भी दिख गया था पिछला वाला क्वेश्चन। इसमें और कंफ्यूजन हो सकता है कि यार हाथ का पैर से क्या मतलब है? हाथ उठा रहा है तो ऐसे उठा रहा है ना, वो तो हाथ में कोई चीज तो ऐसे उठा रहा है, पैर तो लगभग उतना ही नॉर्मल होगा। नहीं बेटा, हाथ से भी उठाना है तो नीचे दबेगा, करके देख लेना। किसी चीज को उठाते हो ऐसे तो नीचे धक्का लगता है कि नहीं लगता? अरे किसी चीज को ऐसे उठा के देखना आज घर पे, बेड को उठाना, बेड को, या आपके घर में तख्त पड़ा हो, तख्त जो होता है वैसे पलंग टाइप का, मतलब उसको उठा के देखना, थोड़ा भारी सा हो, क्योंकि हल्के में आपको फील नहीं होगा, आप ताकतवर लोग हो। थोड़ा भारी सा तो उठाओगे तो पता चलेगा कि हाँ यार हमारे पैर जो है जमीन को ज्यादा जोर से दबा रहा है जब हम ऊपर उठाते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो छोटी चीज में भले ही पता नहीं चल रहा आपको, लेकिन फिर भी आपके पैरों का जो नॉर्मल है वो बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? छोटी चीज है तो थोड़ा बढ़ता है, बड़ी चीज तो ज्यादा बढ़ता है। थोड़ा बढ़ता है तो हमें पता नहीं चल पाता, ज्यादा बढ़ता है तो हमें फिर पता चल जाता है। लेकिन ये तो मशीन है, ये तो छोटे से छोटा भी नाप लेगी, 2 न्यूटन का भी अंतर आ जाएगा तो बता देगी पॉइंट में 0.0। समझ में आई मेरी बात? नहीं। तो जब ये लड़का इसके हाथ में सूटकेस है, सपोज सूटकेस को ऊपर उठाएगा तो क्या होगा? रीडिंग एकदम से बढ़ जाएगी, और जैसे सूटकेस को रोकने लग जाएगा ये रीडिंग एकदम से क्या हो जाएगी? घटेगी। फिर क्या हो जाएगी? mg। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? पता, पहले नॉर्मल है, पहले क्या है? नॉर्मल है, फिर बढ़ जाएगी, फिर घटेगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल वैसे जैसे लड़का उठ रहा था उसके जैसे ये क्वेश्चन। अरे नहीं आया ना समझ में? अरे क्या पक्की बात है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? चलिए साहब, अब मैं आपको पुली के बारे में कुछ बताने वाला हूं। किसके बारे में? पुली के बारे में। ठीक है, पुली क्या होती है भाई? पुली मैं बता चुका हूं, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता। आइडियल पुली कैसी होती है? फ्रिक्शनलेस होती है, इसमें कभी कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं, इसलिए घूम भी नहीं पाएगी। सपोज करो मेरे हाथ पे फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज ध्यान से ना, मेरे हाथ में फ्रिक्शन नहीं होता, मैं इसको ऐसे घुमा पाता क्या? कभी भी नहीं घुमा पाता। हाथ एकदम चिकना होता तो बस हाथ ऐसे फिसल जाता। ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो घूम सकता है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो घूम नहीं सकता। फ्रिक्शनलेस पुली तो कभी घूम नहीं सकती, रस्सी इधर से उधर जाती रहेगी लेकिन ये कभी घूम पाएगी नहीं। रस्सी में फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन होगा तो ये घूम सकती है। लेकिन हमारी पुली कैसी है? आइडियल पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस है, यानी घूम नहीं सकती। और कैसी है? मासलेस है, यानी इसमें नेट फोर्स कितना होगा? 0। मासलेस है मतलब नेट फोर्स कितना होगा? 0। पक्की बात है? क्या मेरी बात समझ गए? क्या श्योर हो? बहुत अच्छे। चलिए आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा और अच्छे 1-2 देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मान लीजिए मेरी पुली है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सपोज 5 किलो का है, ये सपोज 2 किलो का है। पूछ रहा है आपसे इस वाले में, इसमें कितना टेंशन आएगा? इस वाली स्टिक में कितना टेंशन आएगा? पुली जिससे लटक रही है इसमें कितना टेंशन आएगा? ये बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है? 1 मिनट है आपके पास, ट्राई कीजिए, उसके बाद वापस आइए। देखिए भाई, सबसे पहले देखिए पुली का एफबीडी बनाता हूं मैं। देखो जो चीज मुझसे पूछी है ये ऊपर है, तो ये एक्चुअली क्या, देखो ये दोनों तो पुली को नीचे की तरफ खींच रही है। टेंशन इधर से लग रहा होगा टी, और टेंशन इधर से भी टी लग रहा होगा। मैंने बताया था जिधर रस्सी उधर टेंशन। पुली के लिए रस्सी नीचे तो टेंशन नीचे, पुली के लिए रस्सी नीचे तो टेंशन नीचे, 2 टेंशन लग रहे हैं। तो गारंटी से, क्योंकि पुली पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि मैंने कहा था पुली मासलेस है, और मासलेस चीज पे कभी कोई नेट फोर्स नहीं लग सकता, लग ही नहीं सकता कभी नेट फोर्स, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो टी नीचे तो 2t ऊपर लगेगा, हाँ या ना? और ये कौन लगा सकता है? सिर्फ यही लगा सकता है, क्योंकि यही तो है ऊपर। यानी यही मुझसे पूछा गया है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। यही मुझसे पूछा गया कि आखिर इसमें कितना फोर्स है, कितना टेंशन है। बोलो बात समझ में? यानी मेरा आंसर आएगा 2t। तो बस अब मुझे इस रस्सी में टेंशन निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? अरे क्या ये पक्की बात है? क्लियर है? तो आइए इसमें मैं टेंशन निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? टेंशन। बहुत आसान है निकालना, बता चुका हूँ आपको टेंशन कैसे निकालते हैं। एफबीडी बना लो इसका भाई। ये हो गया नीचे 20, ऊपर हो गया t, ये हो गया नीचे 50, ऊपर हो गया t। ठीक है, ये कहां जा रहा है भाई? नीचे जाएगा, ये एक्सप्रेशन से ये ऊपर जाएगा भाई, जितने से नीचे आएगा उतने से ये ऊपर जाएगा। इसका इक्वेशन बनाओ, इसका इक्वेशन बनाओ, खत्म कर दो, खत्म। टी निकाल सकते हो कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन तो खूब करा चुका हूं यार। ये तो इससे टी और भाई दो एफबीडी है तो कितने इक्वेशन बनेंगे? 2 इक्वेशन तो बनेंगे कम से कम। एक इक्वेशन इसका बनाओ, एफ बराबर एम में कौन बड़ा है? 50 बड़ा होगा, टी छोटा होगा, तो इसका बनेगा एफ बराबर एम में बना रहा हूं। देखो
एफ कितना है इस पे 50 माइनस टी, 50 बड़ा टी छोटा था 50 माइनस टी, मास कितना है इसका 5, एक्सप्रेशन कितना है ए, दैट्स इट, एक इक्वेशन। ऐसे इसका बनाओ, इसमें टी बड़ा होगा तो टी माइनस 20, फोर्स हो गया टी माइनस 20, देखो टी माइनस 20 बराबर एम है, एम कितना है 2 और ए की जगह ए, दोनों को ऐड करो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 30 इक्वल टू 7 ए आ जाएगा 30/7। अब ए की वैल्यू कहीं भी रख दो, जैसे यहाँ रख दो, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 50 माइनस टी बराबर 5 इंटू 30/7 मतलब 150/7 कर दो, इसको 150/7 कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया 150/7। तो टी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 50 माइनस 150/7, तो आ गया 200/7, ठीक है। टेंशन होगा 200/7, तो 2t कितना हो जाएगा, 2 इंटू 200/7 दैट इज 400/7 न्यूटन। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे क्या पक्का है, तो पूरी केस में भी क्या आ गया, टेंशन आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, पक्की बात है, चलें आगे, बहुत बढ़िया भाई। आइए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, अगर ये वाला कर लिया तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये सपोज करो भाई, पुली में अगर ये ना होता, पुली में यहाँ पे होती स्प्रिंग, पुली में क्या होती है यहाँ पे स्प्रिंग, और क्वेश्चन वही होता 2 kg ये होता और 5 kg ये होता, तो पूछ रहा बताइए इसमें एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, ये कितनी लंबी हो जाएगी इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। देखो जब मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा तो उसका मतलब समझो, इक्विलिब्रियम का मतलब स्प्रिंग ऐसा नहीं कि ऑसिलेट कर रही है भाई, थोड़ी देर तो स्प्रिंग क्या करेगी एक्चुअली ऑसिलेट करेगी ऊपर नीचे, लेकिन थोड़ी देर क्या होगी अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो उसको पोजीशन में कह रहा हूं, जब अपनी पोजीशन में आ जाएगी, ऑसिलेशन सब डाई आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तब कितना एक्सटेंशन होगा। तो देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसमें फोर्स कितना आएगा पहले ये बताओ। फोर्स अभी हमने निकाला था 400/7, कितना आया था 400/7, और फोर्स को कहते हैं kx आ गया 400/7, के ले लेना, इसका 100 दिया हुआ है, सपोज कितना दिया हुआ 100, तो 100 इंटू एक्स बराबर 400/7, तो x बराबर 4/7 मीटर्स, दैट्स इट। इतनी स्प्रिंग क्या हो खींच जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, अरे क्या पक्की बात समझ लूं इस बात को, अरे सोच लो, अरे समझ लो, क्लियर है ये चीज। तो इस तरीके से स्प्रिंग का एक और हमने क्वेश्चन कर लिया है, क्लियर है ये चीज। चलिए साहब ठीक है, अब जो है स्प्रिंग और स्ट्रिंग में एक छोटा सा डिफरेंस बताएंगे आपको। देखिए स्ट्रिंग जो है देखिए, जैसे सपोज करिए कहीं कोई स्ट्रिंग मान लिया, आपको क्या मिली, आपको स्ट्रिंग मिली। स्ट्रिंग के जो है देखिए सपोज जैसे ये कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, ऐसे करके एक है और फिर ऐसे करके है, ठीक है। देखो ये जो है ना, ऐसे स्प्रिंग भी हो सकती है, कहीं पे सपोज स्प्रिंग है ना, ऐसे स्प्रिंग ऐसे करके कहीं से आपको ये मिली, और यहाँ कुछ और भी कनेक्टेड, रस्सी वस्सी कनेक्टेड है सपोज ऐसे करके, क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, स्प्रिंग अगर ये है, इसके दो एंड हैं, ध्यान से देखिए, स्प्रिंग हमारी ऐसी होती है मासलेस, और ये कोई मास अटैच है, तो एक तो है ये मास वाला एंड इसका जिससे मास अटैच किया गया है, एक ये मासलेस है एकदम, यहाँ कुछ भी अटैच नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, इसको जरा फिर से थोड़ा इसको बना देते हैं। यहाँ पे मास अटैच्ड है, यहाँ पे मासलेस एंड है। सपोज कीजिए अगर मैंने मासलेस एंड को कट किया किसी वक्त, है ना, ये मेरे पास सिजर्स हैं, मैंने से मासलेस एंड को क्या किया, कट किया हुआ है। अगर मासलेस एंड को कट किया जाएगा तो मासलेस चीज के पास, मासलेस ऑब्जेक्ट के पास कभी कोई इनर्शिया तो होता नहीं है, तो जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो ये तुरंत अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। क्या जाएगा, नेचुरल लेंथ। बात समझिएगा ध्यान से, जब ये इस तरीके से मास अटैच है इस पे, तो स्प्रिंग खिंची हुई है, डेफिनेटली कुछ एक्सटेंशन होगा इसमें, यानी इसमें एक्स होगा, खिंची हुई स्प्रिंग होगी। जैसे मैंने इसको यहां से कट किया, ये क्या करेगा, तुरंत अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, तुरंत मतलब एट दैट इंस्टेंट, एट दैट वेरी इंस्टेंट ये आ जाएगा अपनी लेंथ में। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई इनर्शिया नहीं है, मासलेस स्प्रिंग है हमारी। आइडियल स्प्रिंग कैसी ली हमने, मासलेस स्प्रिंग ली, मासलेस का कोई इनर्शिया नहीं है, तो फटाक से मोशन को चेंज कर सकता है, फटाक से जा सकता है। मासलेस मतलब बहुत तेजी से मोशन कर सकता है, क्लियर है। फटाक से क्या होगा, अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, दैट्स इट, खत्म हो गई ये बात। लेकिन 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 अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए यहाँ पे एक रस्सी कनेक्टेड है और मैंने इसको यहां से काटा होता, अगर स्प्रिंग को देखिए, स्प्रिंग को यहां से फ्री किया तो तुरंत नेचुरल लेंथ में आ गई। लेकिन अगर मैंने यहां से काट दिया होता, यहां से जस्ट काटा होता, तो यहां मास अटैच है, तो स्प्रिंग पीछे की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि रस्सी ये वाला जो मास है ये भी तो इसे खींच रहा है, बहुत ध्यान समझना। ये मास है, रस्सी है बीच में, स्ट्रिंग है, एक और मास है, ये मास भी इसे खींच रहा है। तो जैसे ही इस स्ट्रिंग को कट करूंगा तो स्प्रिंग कहां जाना चाहिए, पीछे, हल्का सा पीछे, क्योंकि खींची हुई थी, जैसे कट होगा पीछे की तरफ जाएगा। एकदम पीछे जाएगा या धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लेगा, एकदम पीछे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस बार मास है मतलब इनर्शिया है, मतलब मोशन एकदम नहीं कर सकती कोई चीज। इनर्शिया है तो मोशन का बोध होता है एकदम, याद है ना। कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, इनर्शिया है तो, याद आ रहा है, तो रेस्ट में रहना चाहता है ये भी थोड़ी देर के लिए, बस धीरे धीरे चलेगा, तुरंत तो रेस्ट में रहना चाहता है। मेरी बात समझ में आई, यानी एकदम से नहीं जा पाएगा। तो ध्यान से समझना, स्प्रिंग को अगर मासलेस एंड से काटोगे तो फटाक से जीरो हो जाएगा, उसमें टेंशन, उसमें बिल्कुल सब रिलैक्स हो जाएगी, एकदम नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। लेकिन अगर मास वाले एंड की तरफ से काटा, इधर से काटा, तो वो तुरंत रिलैक्स नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, यानी लेजीनेस शो करेगी, इसे कहते हैं लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग क्या है, इफ द स्प्रिंग इज कट बिहाइंड द मास एंड, बिहाइंड द मास
एंड, जहां भी इसका मास है उस वाले एंड के हैंड से अगर काटते हैं हम तो इट शोज लेजीनेस, मतलब एकदम से लेंथ को अपने चेंज नहीं करेगी, जाएगी तो सही ऊपर लेकिन एकदम से नहीं जाएगी। क्लियर है? बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्या पक्की बात है? लेजीनेस शो करेगी, मतलब एकदम से लेंथ को चेंज नहीं करेगी, वही रखेगी। यानी यहां जितना फोर्स पहले था काटने से, काटने के जस्ट पहले जितना फोर्स था काटने के बाद भी उतना ही फोर्स होगा, क्योंकि एकदम से चेंज नहीं कर सकती ना लेंथ को। बात ध्यान से समझो, फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है? kx। तो जब तक x को चेंज नहीं कर सकते तब तक फोर्स चेंज नहीं हो सकता, मानते हो कि नहीं? k तो कांस्टेंट है, x चेंज नहीं होगा तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा। यहां से काटते मासलेस एंड से एकदम, तो फटाक से एक्सचेंज हो जाता है, तो फटाक से फोर्स भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहां से तो बड़ी जल्दी से फुर्ती में काम करती है, लेकिन अगर यहां से कट करा तो एक्स एकदम चेंज नहीं होगा, यानी फोर्स एकदम चेंज नहीं होगा, फोर्स वही होगा, काटने के जस्ट पहले और काटने के जस्ट बाद वाला फोर्स क्या होगा? सेम होगा। लेकिन रस्सी के केस में यह अलग होता है, मैं आपको बता दूं। अगर यहां स्प्रिंग की जगह रस्सी ले लूं, मैं क्या ले लूं? रस्सी ले लूं इनकम्बेंट, यहां से कट करूं, देखो सुनना, यहां से कट करा तो एकदम से कितना हो जाएगा? टेंशन इसमें जीरो। अगर यहां से कट कर दी तुमने रस्सी ये वाली, जैसे स्प्रिंग को कर रहे थे, तो एकदम से टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। भाई किसी रस्सी को काट दिया तो टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो, खत्म। क्यों? देख लो, सपोज तुमने मेरे बाल पकड़ के खींचे तो मेरे को दर्द हो रहा था, मैंने क्या कहा? कैंची लेके काट दिए, तुरंत कितना हो जाएगा? दर्द जीरो, टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्की बात है? तो ऐसे। और अगर यहां से काट दिया तुमने भाई साहब, यहां से काट दिया तो भी टेंशन एकदम चेंज हो जाएगा, भले जीरो नहीं होगा क्योंकि इस बार रस्सी कटी नहीं है भाई, ये मास तो अटैच रहेगा ना। अगर यहां से काटोगे तो ये तो अटैच है ही, तो रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा? एकदम से चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा, तुरंत। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं कह रहा मैं, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अरे क्या बात पक्की है? बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आज मैं क्या कह रहा हूं, अगले लेक्चर में इसको और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इस पर, डोंट वरी। बट आज मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जाते जाते बस इतना समझा रहा हूं कि स्प्रिंग तो जो होती है कहीं से भी काटो तुरंत अपना टेंशन चेंज कर लेती है, भले कितना ही कर ले, जीरो कर ले या कुछ और कर ले, वो बात अलग है, लेकिन तुरंत, चाहे इधर से काट दो चाहे मास वाले एंड से काट दो, तुरंत इस स्प्रिंग में क्या होगा? टेंशन चेंज हो जाएगा। यहां से काटोगे तुरंत जीरो हो जाएगा, यहां से काटोगे तुरंत बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां से काटने पे तो जीरो हो जाता है, लेकिन यहां से काटने पे तुरंत बदलता नहीं, उतना ही रहता है काटने के बाद। काटने के जस्ट पहले जितना था काटने के जस्ट बाद भी उतना ही रहता है, फिर धीरे धीरे चेंज होता है। मेरी बात समझ आएगी नहीं? यानी स्प्रिंग जो है फुर्ती दिखाती है, जल्दी से चेंज कर लेती है, फटाक से चेंज कर लेती है, लेकिन स्प्रिंग फटाक से चेंज नहीं कर पाती है, कहते हैं लेजीनेस ऑफ द स्प्रिंग। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? तो अगली बार में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इस पे क्वेश्चन कर रहे होंगे हम लेजीनेस पे। क्लियर है चीज?